नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। दोस्तों, देश में जिस तरह से कोरोना की महामारी जो बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए लॉकडाउन 3 के बाद एक बार फिर से लॉकडाउन 4 लगाने की तैयारी चल रही है। लॉकडाउन 4 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से टीवी के सामने कल आते हैं और आर्थिक पैकेज की घोषणा करी, जो कि काफी लंबे समय से जो विपक्षी थे, वो काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे। इसको देखते हुए इस बार ये बहुत अच्छा कदम उनका ये रहा कि उन्होंने आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी। लेकिन सवाल बार-बार ये उठ रहा था कि उन्होंने एक बार भी अपने इस भाषण में जो लंबे ल ल लगभग 40 से 45 मिनट का उन्होंने अपना ये संबोधन किया था, उसमें एक बार भी उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, जो यहाँ के जो मज़दूर थे, जिस तरह से लगातार अपने घरों की तरफ जा रहे हैं पैदल। अलग-अलग देश के अलग-अलग हिस्सों से तस्वीरें दिख रही हैं कि वो पैदल अपने घरों की तरफ भाग रहे हैं। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी आएँगे, उनके लिए कुछ विशेष करके घोषणा करेंगे। तो हालाँकि उस पर उन्होंने इतना ज़रूर बोला कि इस वक़्त कोरोना का जो महामारी है, इसको हमें हमारे लक्ष्य को नहीं रोक सकता, उसको हमें साथ में लेके चलना होगा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी होगी। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सतीश झा जी। आइए उनसे जानते हैं कि क्या जिस तरह से उन्होंने आर्थिक पैकेज की घोषणा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो आज आके क्लियर किया है निर्मला सीतारमण जी, जो कि वित्त मंत्री हैं। तो आइए उनसे साफ-साफ जानते हैं, आसान शब्दों में जानते हैं कि क्या किस तरह से ये फायदा होने वाला है। नमस्कार सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर। धन्यवाद, धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज निर्मला सीतारमण जी ने आर्थिक पैकेज का उसका डिटेल में जानकारी दिया, तो क्या लगता है किस तरह से ये हमारे देश को मतलब कि फायदा पहुँचाने वाला है? मैं 2 ही बात आपको बता देता हूं। कुछ लोगों की काफी निराशा है कि डायरेक्ट लोगों को पैसा नहीं दिया गया, जो मुफ्त में पैसा लेने वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। पहले अमेरिका से हमारे यहाँ बहुत सी चीजें आती थी। इसके बाद रसिया से हमारी दोस्ती हुई। तो रसिया ने एक एग्जांपल दिया भारत को कि आपको मछली चाहिए, अमेरिका मछली देता है, जितना लीजिएगा उतना देता है। आप मुझसे लीजिए, मैं मछली भी दूंगा और तालाब भी आपके देश में खोद दूंगा, जिससे कि आप मछली का उत्पादन खुद कीजिएगा और आत्मनिर्भर बनिएगा। यह पैकेज उद्योगों को दिया गया है, यह पैकेज रियल एस्टेट को दिया गया है, यह पैकेज लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगपतियों को दिया गया है, जिससे वो अपना उद्योग चलाएंगे और हमारे मजदूर उसमें काम करेंगे। यदि लेबर को डायरेक्ट पैसा दे दिया जाता तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कंपनी तो कोई दिवालिया हो जाए और लेबर करोड़पति हो जाए। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता है। जब कंपनियां बढ़ेगी तो वहां के एम्प्लॉय बढ़ेंगे, वहां के मजदूर बढ़ेंगे। इसलिए देश को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए मोदी ने जड़ को पकड़ा है। नगद किसी को देना यह तत्कालीन फायदा है, ये लोक लुभावन नारा है, जो कि कांग्रेसी चरित्र है। कांग्रेसी चरित्र से देश को बाहर निकालने के लिए मोदी ने जड़ पे प्रहार किया है और यह प्रहार देश को बहुत आगे तक ले जाएगा। अच्छा, लेकिन बार-बार उनके भाषण में ये कहा जा रहा था कि वो उन्होंने बोला था कि आत्मसंबल बनिए, अपने ऊपर विश्वास करिए, लेकिन उन्होंने एक बार भी जो मजदूर हैं, इनके बारे में बात नहीं किया उन्होंने, जिस तरीके से वो घरों के जा रहे हैं। अब एक बात बताइए, रेलगाड़ी रोक दी गई है, रेलगाड़ी रोक दी है, इसका मतलब क्या वो अपने घरों को नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं, तो क्यों ना उनको सुरक्षित तरीके से निकाला जाए? देखिए, कल 10 रेलगाड़ियां बिहार पहुंची है, आज 14 रेलगाड़ियां बिहार पहुंची है। तो आपका यह जानकारी गलत है कि रेलगाड़ियां रोक दी गई है। मुफ्त में जो श्रमिक एक्सप्रेस चल रही है, वो पूरे देश में 400 गाड़ियां ऑलरेडी दौड़ रही है। 15 जोड़ी गाड़ियां 30 अर्थात 30 गाड़ियां लोगों को किराया देकर के ले जाने के लिए चलाया गया है, क्योंकि वैसे आदमी भी फंसे हुए थे जो घूमने आए थे, रिश्तेदार में आए थे, वैसे भी लोग फंस गए थे, ऐसा तो है नहीं। उनके लिए पैसा देके गाड़ियां चलाई जा रही है। मजदूरों के लिए 400 गाड़ियां मुफ्त चलाई जा रही है। आप ये कहना चाहते हैं कि हजारों गाड़ियां एक साथ चला दिया जाए, सारे मजदूर को पहुंचा दिया जाए, जिससे यह कोरोना का महामारी भारत में फैल जाए, जो चीनी षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र में आप भागीदार बनना चाहते हैं। भारत में अफरा तफरी मचा करके, यह वामपंथियों का षड्यंत्र है भारत को बर्बाद करने का। उस षड्यंत्र से सावधान रहना है हमें। तो जिस तरीके से ये अपने मतलब कि प्राइवेट तरीके से जा रहे हैं, ट्रकों में भर-भर के जा रहे हैं, क्या उससे कोरोना नहीं फैलेगा? बिल्कुल गलत जा रहे हैं, इनको समझाने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री ने
गृह सचिव ने हर एक राज्य के मुख्य सचिव को यह निर्देश दिया हुआ है कि वो अपने अपने डीएम को निर्देश दे कि जिस जिला में मजदूर सड़क पे जा रहे हैं, रेलवे लाइन में जा रहे हैं, उनको वहीं रख करके खाने पीने की व्यवस्था किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है, अफसोस है, वैसी सरकारें जो महाराष्ट्र में सरकारें हैं, जो राजस्थान में सरकारें हैं, अधिकांश मजदूर वहां से पलायन कर रहे हैं और वो राज्य सरकारें मोदी सरकार का साथ नहीं दे रही है, जिससे यह अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। आपने यूपी में देखा होगा, योगी सरकार के अंदर में हर एक मजदूर को खाना पहुंच रहा है, हर एक मजदूर को लाने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। यहाँ उतनी अफरा तफरी क्यों नहीं है? क्यों महाराष्ट्र में ही इतनी अफरा तफरी है? क्यों राजस्थान में ही इतनी अफरा तफरी है? सुनिए, यहाँ आपको रोक बताना जरूरी है। महाराष्ट्र में, मुंबई में और जो बेंगलोर में इस जगह अफरा तफरी इस वजह से है क्योंकि जो यूपी बिहार के लोग होते हैं, जो ग्रामीण के लोग होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं काम करने, यहाँ पर इंडस्ट्री है बड़ी बड़ी इसलिए आते हैं, अब वापस घर को जाना चाहते हैं, इसलिए अफरा तफरी है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? जिस राज्य सरकार महाराष्ट्र के लिए हमारे लोगों ने खून पसीना से कमाई करी, उनके फैक्ट्री में काम करा, उनके अर्थव्यवस्था में योगदान दिया, आज हमारे पास जल्दी विपत्ति आई है तो वो राज्य सरकारें हमें मदद ना करें? उस राज्य सरकारों को चुल्लू भर, महाराष्ट्र राज्य सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हमने अपने खून पसीने से सींचा है महाराष्ट्र के उद्योगों को, महाराष्ट्र के उद्योगपतियों को पैसा कमा के दिया है। आज हमारे पास महीने 2 महीने की विपत्ति आ गई है, क्या उनका फर्ज नहीं बनता है कि हमारी सुविधा का ध्यान रखे, हमारा खाना पीना का ध्यान रखे, हमें ले जाने की व्यवस्था करे, हमारे लिए गाड़ी दे, बस दे? शर्म नहीं होता है उनको? हमारे खून पसीने के कमाई से ही तो उनके उद्योगपति बने हैं। हमने जीवन भर उनके लिए जो राज्य सरकारें हैं लगातार केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए इतना स्पेशल दो, हमारे लिए इतना स्पेशल दो, उनके पास पैसे नहीं रहेगा, वो कहां से करेंगे? तो यूपी तो मांग नहीं कर रहा है, तो आपके हिसाब से मध्य प्रदेश तो मांग नहीं कर रहा है, हिमाचल तो मांग नहीं कर रहा है, हरियाणा तो मांग नहीं कर रहा है। यह राजनीतिक मांग है। यह मांग सोनिया जी ने अपने मुख्यमंत्रियों के साथ जिस दिन मीटिंग करी उसके बाद सब मांग करना शुरू कर दिया। असल में जो कांग्रेसी चरित्र है पैसा कमाने का, यह परिलक्षित होता है इन मांगों में। ये राज्य सरकारें क्यों नहीं मांग कर रही हैं? वैसी राज्य सरकारें ही क्यों मांग कर रही है जो गैर बीजेपी की है? यह साफ दर्शाता है कि केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए वामपंथी षड्यंत्र को, चाइनीज षड्यंत्र के ये लोग मात्र मोहरा मात्र हैं। यह भारत में परिलक्षित हो चुका है। अच्छा, ये बताइए, जो अब प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक पैकेज की घोषणा करी है, तो ये आप बता रहे हैं कि इंडस्ट्री लगाने के लिए घोषणा किया गया है। एक तरफ मजदूरों का जो मतलब श्रम कानून है, अभी संशोधन करके उसे चेंज कर दिया गया और ऊपर से उनको कुछ दिया भी नहीं गया है। आप बताइए, मोदी सरकार इसका मतलब सिर्फ हर समय उद्योगपतियों का ही साथ क्यों देती है? एक तरफ उनका जो कानून था, कानून खत्म कर दे रही है, मतलब मजदूर हर समय पिसेंगे। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। आपको मैं जानकारी दूं, भारत में सबसे अच्छा और सबसे मजबूत श्रम कानून पश्चिम बंगाल में है। परिणाम क्या हुआ? बंगाल किसी समय में औद्योगिक रूप से सबसे धनी राज्य हुआ करता था, आज औद्योगिक रूप से कंगाल राज्य हो गया है। सबसे मजबूत श्रम कानून बंगाल में था और बंगाल के सारे उद्योग धंधे बर्बाद हो गए हैं। और बिहार में उसके बाद सबसे अच्छा श्रम कानून है। सुन लीजिए, अब आपने क्वेश्चन छेड़ दिया है। बिहार में सबसे मजबूत श्रम कानून है, एक उद्योग नहीं लगा है। यही वामपंथी, चूंकि चाइना से फैक्ट्रियां, एक मिनट सुनिए, चाइना से फैक्ट्री इंडिया आनी है, तो वामपंथी चाइना अपने एजेंटों को भारत में सक्रिय कर दिया है कि श्रम कानून के विरोध में आंदोलन करो, जिससे ये फैक्ट्री आ नहीं सके। हम वैसा ही श्रम कानून बनाएंगे जिससे दुनिया भर की कंपनी भारत में आएगी, और जब दुनिया भर की कंपनी भारत में आएगी तो मजदूरों की डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, उनकी तनख्वाह बढ़ेगी। मजदूर पिसते रहे, उसको कुछ लेना देना नहीं है। हमें लुभाना है कंपनियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को लुभाना है कि हमारे यहाँ आए। मजदूर पिसते रहेंगे, वो उसका कोई लेना देना नहीं है, ये कहना चाहते हैं। आपने हमारे बात का गलत मतलब निकाला है। हमने बोला है कि पश्चिम बंगाल में सबसे बढ़िया श्रम कानून थी। परिणाम ये हुआ कि उद्योग धंधे वहां के बर्बाद हो गए। तो क्या आप चाहते हैं कि देश के उद्योग को बर्बाद कर दिया जाए आपके कारण से? अच्छा, ये बताइए, पहले ये बता दीजिए, ये जो श्रम कानून का ये जो बदलाव हुआ है, थोड़ा सा मतलब बताइए आप, क्या चेंज हुआ है इसमें? मैं बता देता हूँ। मुख्य रूप से बता रहा हूँ, सिर्फ दो बातें चेंज हुई है। एक चेंज हुई है, पहले 8 घंटे की शिफ्ट थी, कंपनियां चाहे तो 12 घंटे की शिफ्ट कर सकती है, लेकिन 4 घंटे का पैसा अतिरिक्त देगी। नंबर 1। नंबर 2, हायर और फायर, रखिए और निकालिए। आपको जरूरत है तो रखिए, आपको जरूरत नहीं है तो नहीं रखिए। ये तो बताइए, अब बस 2 बात बता दीजिए। आप बताइए,
इन दो बातों में कितना शोषण होगा मजदूरों का, आप बताइए। मैं बताता हूं 8 से 12 घंटा जब मजदूर काम करेगा तो उसे 4 घंटे का अतिरिक्त पैसा मिलेगा, अर्थात उसे मुनाफा होगा, नंबर एक। नंबर दो, जहां तक हायर और फायर की बात है, अभी भी भारत में हर एक प्राइवेट कंपनियों में हायर और फायर की नीति ही लागू है। शायद आपको ना जानकारी हो, मैं प्राइवेट नौकरी करता हूं, आप नहीं नौकरी करते हैं इसलिए आपको नहीं पता है। अभी भी जो काम का आदमी है, काम का मजदूर है, काम का स्टाफ है, कंपनियां उसे ही रखती है। जो बिना काम का है या काम नहीं करती है, किसी न किसी बहाने उसे निकाल ही देती है। अब होगा ये कि लोग अपनी कार्यक्षमता बढ़ाएंगे, लोग क्रियाशीलता बढ़ाएंगे, उत्पादन ज्यादा होगा, देश का भविष्य उज्जवल होगा। यह कानून तो इतना अच्छा बन गया है कि बंगाल जैसे औद्योगिक रूप से बर्बाद हो गया, हम दूसरे राज्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। ये वामपंथी चाहते हैं कि इतना कड़ा कानून हो कि भारत में उद्योग नहीं लगे, और आप उस षड्यंत्र के शिकार हैं। आपके षड्यंत्र को हम सफल नहीं होने देंगे। भारत को औद्योगिक रूप से एक विकसित राज्य बनाना है, इसलिए श्रम कानून को तरल लचीला बनाना ही था। मतलब श्रम कानून को लचीला इसलिए बनाना था ना कि जैसे जो कंपनियां हैं वो हमारे यहाँ आके आकर्षित हों। मेन मकसद यही है ना सर? आप कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं इसका, अगर श्रम कानून बदलाव ना होता तो कंपनियां ना आती। मेन मकसद यही है। बोलने दीजिएगा तब तो। ये आप कह रहे हैं, मेरा कहना है श्रम कानून की बदलाव की जरूरत इसलिए थी कि दुनिया भर के कंपनी भारत आए और मजदूरों की मांग बढ़े। मजदूरों के मांग बढ़ने से उनकी तनख्वाह बढ़ेगी। देखिए, डिमांड और सप्लाई की बात है। जब मजदूर कम होंगे, मांग ज्यादा होगी, तो उनकी सैलरी बढ़ेगी, उनकी उन्नति होगी, वो गरीबी रेखा से ऊपर आएंगे, वो अभी अमीरी देखेंगे, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। इसलिए जरूरी था श्रम कानून में बदलाव। नहीं सर, ये गलत है, क्योंकि ये जो मजदूर ये जो कानून है उसकी वजह से शोषण और बढ़ेगा। देखिए, आपके दिमाग में जो बात हर समय उनके माइंड में ये डर रहेगा कि हमें कब निकाल दिया जाएगा, कुछ नहीं पता है। मैं बताता हूं। पहली बात तो आपने बोला ये गलत है, ये तो आपके दिमाग की उपज है, नंबर एक। नंबर दो, जहां तक कभी भी निकाल दिया जाएगा, कोई भी कंपनी मालिक, कोई भी फैक्ट्री मालिक वैसे आदमी को कभी नहीं निकालता है जिससे उसका उत्पादन बढ़े। जो उसके ऊपर में बोझ होता है, जो लेबर, जो कर्मचारी, उसी को निकालता है। पहले बात तो आप ये समझ लीजिए, यदि आप भी कंपनी मालिक होंगे और कोई मजदूर आपको उत्पादन करके देता होगा तो आप कभी नहीं निकालेंगे। जो बोझ होगा उसी को निकाला जाएगा। लेकिन मैं यहां दूसरी बात कह रहा हूं, जब ज्यादा कंपनियां आएगी तो मजदूर की मांग ज्यादा होगी, जिससे उनकी सैलरी हाइक होगी, सैलरी बढ़ेगी, उनकी तनख्वाह बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, देश का विकास होगा। इसलिए लचीला मजदूर श्रम कानून आज की मांग थी, आज की डिमांड थी। दुनिया भर में यही हो रहा है। हमारे यहाँ औद्योगिक विकास कम होने का यह भी कारण था, जो नहीं हो पा रहा था। दुनिया आगे बढ़ रही थी, तो हमें दुनिया के साथ चलना है और उसी हिसाब से हमने कानून बनाया है, और इसमें श्रमिकों का कोई नुकसान नहीं है। चलिए आज बताइए कि निर्मला सीतारमण जी क्या क्या आज बता के गई है। निर्मला सीतारमण जी ने आज बहुत ही अच्छी बात कही। निर्मला सीतारमण ने जितने भी हम लोग बेरोजगारी के लिए चिंतित थे, उस सब को एक झटके में दूर कर दिया। इन्होंने 6 लाख करोड़ रुपए का आज हिसाब देके गई है कि हम छोटे, सूक्ष्म, मध्यम, लघु उद्योगों को विकसित करने के लिए, नए सिरे से स्थापित करने के लिए इतना पैसा दे रहे हैं, रियल एस्टेट में इतना पैसा दे रहे हैं, जिससे मान लीजिए 10 लाख सूक्ष्म उद्योग नए लगेंगे। 10 लाख में यदि आप एक उद्योग में 5 लेबर भी मान लीजिए तो 50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। निर्मला सीतारमण ने आज मोदी के सपने को साकार कर दिया है। ठीक है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर बात ये रही जिसे आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट मजदूरों के खाते में नकद पैसे नहीं देना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो संकट की घड़ी है, तो अगर आप मजदूरों के साथ खड़े नहीं रहेंगे तो सरकार किस दिन काम आएगी? ये ठीक है कि अभी वो कंपनियों के लिए, मतलब कंपनियां लगेंगी, मजदूर इसमें काम करेंगे, लेकिन पहले फिलहाल जो संकट है इससे उबारने की जरूरत है कि नहीं मजदूरों को? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। गरीबों के साथ खड़ा होना चाहिए। गरीबों के साथ सरकार खड़ी है, इसीलिए हर जन धन खाते में हमने पैसा दिया है। 3 सिलेंडर मुफ्त दिया है, वृद्धावस्था पेंशन सबको घर पे दे दिया है, मनरेगा में सबको मजदूरी दर बढ़ा दिया है, हर एक मनरेगा मजदूर को पेंशन स्कीम चालू कर दिया है, उन्हें एक फिक्स इनकम चालू कर दिया है। ये गरीबों के लिए ही तो है, और गरीबों को इसके बाद भी दिया जाएगा। होता क्या है, आप चाहते हैं मुफ्त में दिया जाए लोगों को। ये मुफ्तखोरी की आदत जो कांग्रेस की लगाई हुई भारत में है, ये भारत को बर्बाद कर रही है। हमें मुफ्तखोरी की आदत से बचनी है। इसीलिए औद्योगिक जगत को पैसा दिया गया है कि मजदूर मेहनत करके पैसा कमाएगा, और जो मेहनत करके पैसा कमाएगा वो खर्च भी संभल के करेगा।
तो मोदी की जो ये नीति है, तो दूरदृष्टि है, उस तक पहुंचिए। ये देश को कहां से कहां ले जाना चाहते हैं उसको देखिए, और उस हिसाब से काम हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सर। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी बहुत।